नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। पाकिस्तान का काउंटर टेररिज्म कमेटी का वाइस चेयरमैन बनना जैसे चोर को सिपाही बनाना। आईपीएल का भ्रष्टाचार अब जान भी ले रहा है। और तीसरा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या जजेस पर पोस्ट रिटायरमेंट लालच पर लगाम लगा पाएंगे? इन तीनों विषयों पर बात करने से पहले एक आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल का अगर हो सके तो मेंबरशिप भी ले लें। ये मैं हर हफ्ते आपको थर्सडे को इस बात की अपील करता हूँ, क्योंकि आपके इस मेंबरशिप लेने से हमें एक छोटी रकम आर्थिक सहयोग के रूप में मिलती है। और अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो एक बार एक मुश्त भी आप हमारा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। हमें आपके इस आर्थिक सहयोग की आवश्यकता रहती है। महंगाई बढ़ रही है, चीज़ें बढ़ रही हैं, चैनल को चलाने में थोड़ी आर्थिक दिक्कत आती है, तो आपके सहयोग से हमें थोड़ा बल मिलता है। तो सबसे पहली बात, पाकिस्तान का काउंटर टेररिज्म कमेटी का वाइस चेयरमैन बनना चोर को सिपाही बनाने जैसा। अभी कल ये खबर आई कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो एक कमेटी ऑन काउंटर टेररिज्म होती है, उसमें पाकिस्तान वाइस चेयरमैन बन गया है। अब ये कुछ अजीब सी खबर थी, मतलब सुनने में ही अजीब सा लग रहा है। काउंटर टेररिज्म के लिए बन गए हैं। टेररिज्म की केवल जननी नहीं, जहां पल्लेवित पोषित ठीक से देखभाल होती है जिस जन्मभूमि पे, जिसमें आज तक के टेररिज्म का जो सबसे बड़ा नाम ओसामा बिन लादेन कितने दिनों तक आराम से रहा पाकिस्तान में, इस समय जो भारत की दृष्टि से जो सबसे बड़ा नाम दाऊद इब्राहिम, वो पाकिस्तान की भूमि पे आराम फरमा रहे हैं। और ऐसे देश को काउंटर टेररिज्म कमेटी का वाइस चेयरमैन बनाया जाता है। हालांकि, और वो भी ज़रा ये समझ लीजिए, इस कमेटी का चेयरमैन अल्जीरिया है और 3 वाइस चेयरमैन हैं। पाकिस्तान के अलावा जो 2 देश हैं उसमें फ्रांस और रशिया है। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि ऐसी कोई कमेटी है और उसके ये चेयरमैन बना दिए गए हैं। ये जो कमेटी है ये बनी थी सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन 1373 2001 में, जब 11 सितंबर का जो अटैक हुआ था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे, उसके बाद यूनाइटेड नेशन ने 28 सितंबर को एक मीटिंग करके ये रिजॉल्व किया और इस कमेटी तब से वजूद में आई। होता क्या है कि जो 15 सदस्यीय सिक्योरिटी काउंसिल होती है, अब वो भी समझ रहे हैं, यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें 15 सदस्य होते हैं। 5 परमानेंट हैं जो दुनिया के बड़े चौधरी हैं, उन चौधरी में भी हम नहीं हैं, और 10 जो हैं वो 2-2 साल के लिए अपॉइंट होते हैं। 5 सदस्य जैसे 26 में हुए 2 साल 27 तक रहेंगे, 5 सदस्य 27 में होंगे 29 तक रहेंगे, इस तरह से रोटेशनल चलता रहता है। तो 10 सदस्य होते हैं जो परमानेंट मेंबर नहीं होते हैं। लेकिन इस कमेटी में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सबके बराबर वोटिंग राइट, लेकिन वीटो पावर्स उन 5 चौधरियों के पास है सिर्फ। अब ये भी समझ लीजिए कि ये जो 15 सदस्य हैं वही इस कमेटी ऑन जो काउंटर टेररिज्म है उसके भी सदस्य होते हैं। एक चीज़ और मैं बता दूं कि भारत 2022 में जब यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल का उस समय सदस्य था, तब भारत इस कमेटी का चेयरमैन रह चुका है। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि भारत का समझ में आता है, हम बहुत झेलते हैं, और ख़ास करके पाकिस्तान से आए हुए टेररिस्ट को तो सबसे ज़्यादा हम ही निशाना है। तो ये हमारे यहाँ तो एक लंबी इस चीज़ से हम लोग ग्रसित लोग हैं। लेकिन ये जो इस बार पाकिस्तान हुआ है उसको इस नज़र से देखना ज़रूरी हो रहा है कि भारत की जो विदेश नीति है वो टोटली कोलैप्स कर गई है एस जयशंकर साहब के नेतृत्व में। क्योंकि जब अभी पहलगाम आतंकी हमला हुआ, हमारे 26 लोग मारे गए, उसके बाद भारत सरकार के 7 डेलीगेशन भेजे गए जो करीब 30-32 देशों को में घूम के आए हैं। और उनका जो वो गए थे, उनका एक ही मकसद था कि दुनिया में पाकिस्तान के आतंकवादियों को किस तरह से अपने आप पनाह देता है, उनको इनकरेज करता है, उनको पैट्रनाइज करता है, ये दुनिया के सामने ये बेनकाब करना। लेकिन हुआ क्या कि ये कह लीजिए या भारत ने जो भी कहा कि ऐसे ऐसे हमने कर दिया, लेकिन अभी तो पाकिस्तान लग रहा है कि उसके ऊपर आपदा में अफसर उसकी तो केवल चांदी ही चांदी नज़र आ रही है। भाई ऑपरेशन सिंदूर के बाद
जब हमने कहा कि दुनिया के सामने हमने पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया, तो उसको एक IMF का $1 बिलियन IMF से मिलते हैं, उसको वर्ल्ड बैंक के $40 बिलियन देने का एक फैसला होता है। रशिया उसके साथ आके एक पुरानी जो स्टील मिल है जो अभी तक ऐसी बंद पड़ी थी, उसको फिर से रिवाइव करने का एक फैसला करता है। तो उसकी तो बिल्कुल चांदी है। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि एक याद रखिएगा, ये जो काउंटर टेररिज्म की जो कमेटी थी, इसका जन्म क्यों हुआ था? इसका जन्म हुआ था, मैंने जैसे पहले बताया कि USA में जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे न्यूयॉर्क में हमला हुआ था, और उस हमले का नायक कौन था, उसको करने वाला कौन था? ओसामा बिन लादेन। कहाँ मारा गया? पाकिस्तान। अमेरिका ये जान रहा है, ऐसा नहीं है कि अमेरिका को ये नहीं पता, जो मैं फिर से याद दिला रहा हूँ। लेकिन आज अमेरिका पाकिस्तान के प्रति उसका क्या रवैया है? वो आज पाकिस्तान को रोग स्टेट नहीं बोल रहा है, वो आज पाकिस्तान कह रहा है वो सुपर पावर है। भाई, देयर आर 2 सुपर पावर्स। मतलब भारत हमें वो पाकिस्तान के साथ खड़ा कर दे रहा है। तो या तो हमें बौना कर रहा है या पाकिस्तान को लंबा कर दे रहा है, कुछ ना कुछ तो कर रहा है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अगर अमेरिका जैसा देश अपने केवल व्यापारिक कारणों से ओसामा बिन लादेन को पनाह देने वाले देश को, जिससे जो उसके यहाँ जिसने हमला किया, को आज सुपर पावर को बता रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि अमेरिका अपनी व्यापार के लिए किस हद तक जा सकता है। क्योंकि एक चीज़ और है, देखिए ये सारी चीज़ें तो हो रही हैं, लेकिन दुनिया का राजनीति अलग ढंग से चल रही है। कई लोग ये पूछते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, कि देश के गृह मंत्री पद पे बैठे हुए जो कैप्टन मिनिस्टर साहब हैं हमारे अमित शाह साहब, वो एक बार इस देश में तड़ी पार किए गए थे, और किस अभियोग में किए गए थे सबको पता है। उनके जो मंत्री थे पिछली बार 2019 से 2024, सबके ऊपर गंभीर आरोप थे। अजय मिश्रा टहनी को तो उन्होंने हटाया भी नहीं। तो जब आप इस तरह का करते हैं, तो शायद अगर दुनिया इस तरह से देख रही है, तो पाकिस्तान का काउंटर टेररिज्म के कमेटी में का वाइस चेयरमैन बनना कोई आश्चर्य नहीं डालना चाहिए। खैर, अब दूसरी बात, IPL का भ्रष्टाचार अब जान भी ले रहा है। आज खबर आई कि कल IPL के जो विनर हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, उनके रिसेप्शन में 11 लोग स्टैम्पीड में भगदड़ में या स्टैम्पीड जो भी कहिए उसमें मारे गए। अब ये भी एक अजीब सी चीज़ है कि 3 जून की रात में IPL का फाइनल होता है, जहाँ पे जो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु हैं वो पंजाब किंग्स को हराते हैं, और ये मैच हो रहा है अहमदाबाद। एक तो नई चीज़ ये हो गई कि पहले सारे प्रमुख मैच या तो मुंबई में होते थे, मुंबई में होते थे या कोलकाता में होते थे, अब सब अहमदाबाद होते हैं। अहमदाबाद में मैच हुआ। अब वो मतलब उसमें मामला थोड़ा इसलिए हाथ से मज़ा नहीं आया, क्योंकि कहा गया था कि तीनों सेना के लोगों को बुलाया गया था। अब ऑपरेशन सिंदूर को यहाँ लाया जाएगा। फिर ये भी था कि फिर प्राइम मिनिस्टर भी आएंगे। जब ऑपरेशन सिंदूर की वजह से तीनों सेनाओं के अध्यक्षों ने कहा भाई हम लोग इस तरह के उसमें उनका आना उन्होंने डिनाई किया। 3 जून की रात में ये सब खेल तमाशा ख़त्म होता है, RCB अपना जीतता है, और 4 जून की सुबह ही ये प्लान हो जाता है कि बेंगलुरु में उस दिन में एक बड़ा रिसेप्शन होगा। कर्नाटका पुलिस ने मना किया था कि हम रोड शो की परमिशन नहीं देंगे, ओपन ट्रक पर तो कतई नहीं देंगे। लेकिन फिर उसके बाद कुछ परमिशंस आई। वो टाइमलाइन मैं अभी आपको लगा दूंगा, वो आप भी देख लीजिएगा कि किस तरह से 7 बजे सुबह निर्णय घोषणा कर दी गई RCB द्वारा कि एक पब्लिक रिसेप्शन होगा, परेड होगी इत्यादि। थोड़ी और चीज़ें दिलचस्प हैं कि ये जो RCB है, इसके ओनर आपको पता है यूनाइटेड स्पिरिट्स, इसके मतलब इसको खरीदने वाले, इसको बनाने वाले अपने विजय माल्या साहब थे। तो अच्छा, ये विजय माल्या साहब थे, बेंगलुरु उनका गृह प्रदेश रहा है, वो अभी भले ही इंग्लैंड में रहते हो। ये हुआ था कि विक्ट्री परेड होगी विधानसभा से लेकर चिन्नास्वामी स्टेडियम तक। 2:10 पे ये लोग उड़ा के फिर अहमदाबाद से लोग भाग के लाए गए बेंगलुरु। 2:15 बजे दिन में पहुंचे हैं। शाम को होगा। DK शिव कुमार साहब डिप्टी चीफ मिनिस्टर खुद इनको हवाई अड्डे पे स्वागत के लिए खड़े हुए थे। मैं टाइमलाइन इसलिए लगा दे रहा हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक अच्छा
लिखा है, वो टाइमलाइन मैं साथ में लगा दे रहा हूँ, जिससे आपको 7 बजे से लेके 5:30 तक जब, या 4:50 तक जब लोग 11 लोग मरे हैं तब तक की टाइमलाइन उसमें दी हुई है। ये थोड़ा ये आईपीएल का बाकी मर्म समझ लीजिए इसका खेल। आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग शुरू हुआ था 2007 में, जब इंडियन क्रिकेट लीग जी वालों ने शुरू किया था। तो उसके जवाब में बीसीसीआई जो हमारा है क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, उसने आईपीएल शुरू कर दिया। 2007 में इसकी वो हुई और 2008 अप्रैल में इसका ऑक्शन शुरू, मतलब खेल शुरू हो गया था। इसको शुरू में इसके जो करने वाले थे वो ललित मोदी साहब थे। ललित मोदी जी ने इसका ऑक्शन कराया और ये सब चीज़ें शुरू हो गई। शुरू में 8 टीमें थी, सब बिजनेस है। ललित मोदी साहब अब बैठे हुए हैं इंग्लैंड में, क्योंकि वो भी भाग गए हैं देश से। विजय माल्या साहब भी भाग गए हैं। और मैं सिर्फ इसलिए बता दूं, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ये क्या थे, 2008 में भी जो मुंबई इंडियंस था उसको रिलायंस ने 111.9 मिलियन डॉलर में खरीदा था। 1 मिलियन आज की तारीख में $1 मिलियन का 8.5 करोड़ रुपया होता है। मैंने सिर्फ रेफरेंस के लिए किया है। और उस समय विजय माल्या साहब ने आरसीबी को खरीदा था 111.6 मिलियन US डॉलर में, मुंबई इंडियंस से 0.3 कम दाम पे। शुरू में 8 टीमें हुआ करती थी, अब 10 टीमें हैं। मार्च से मई तक ये एक तमाशा कह लीजिए या जो भी है, वो बिल्कुल देश पागल रहता है इसमें। जो प्लेयर्स हैं वो करोड़ों में बिकते हैं। जो इसका फॉर्मेट है उसके अनुसार हर टीम में मिनिमम 18 प्लेयर रहेंगे, मैक्सिमम 25 रह सकते हैं, मैक्सिमम 8 विदेशी प्लेयर रह सकते हैं। और इनकी जो टोटल सैलरी पैकेट है, जो टोटल पैसा इनको दिया जाता है एक, उसमें इन कंपनी के ओनर, मतलब इन जो अलग अलग टीम है उसके ओनर के द्वारा, वो 120 करोड़ से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो मोटे तौर पे अगर 25 लोग हैं, मोटे तौर पे 18 छोड़ दिए, मैं 25 ही मैक्सिमम मान रहा हूँ, तो 4 से 5 करोड़ रुपया एक प्लेयर को मिलता है। लेकिन अब यहाँ किसी को 10 करोड़ मिलता है, किसी को 2 करोड़ मिलता है, कुछ इस तरह से है। टोटल अगर मान लें तो अगर 10 टीमें हैं, अब 10 टीमें हैं तो 180 से 250 प्लेयर होते हैं। तो ये 250 प्लेयर का एक आप छोटा सा गेम बना के उसी के चारों तरफ इस बिजनेस को किए हैं। एक फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट है, जो दुनिया भर के जो एक्स क्रिकेटर हैं उस एसोसिएशन में हैं, वो 600 से ज़्यादा क्रिकेटर उसके हैं। उसके हवाले से आई है कि जो टोटल आईपीएल का जो रेवेन्यू आता है, पैसा जो आता है, उसका केवल 18% क्रिकेटर प्लेयर्स को मिलता है। बाकी 82% का मोटे तौर पे मैं अभी आगे आऊँगा तो उस पर भी बताऊँगा, वो कहाँ जाता है नहीं पता है। और उसके लिए वो फेडरेशन जो है वो कहती है भाई कम से कम 50% करो। दुनिया के जितने प्रीमियम लीग इस तरह के चल रहे हैं सब में 50% रेवेन्यू का दिया जाता है प्लेयर्स को, लेकिन ये तो बिजनेस है। मैं सिर्फ आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इसके जो मीडिया राइट्स हैं आईपीएल के, वो 2023 में 4 सीज़न के लिए, मतलब 23, 24, 25, 26 4 सीज़न के लिए नहीं, 24, 25, 26, 27 के लिए $6.4 बिलियन में बिका है। $1 बिलियन अगर आज की तारीख में डॉलर 85 रुपये का है तो 8,500 करोड़ का है। 55,000 करोड़ रुपए में अगले 4 साल के केवल टीवी राइट्स बिके हैं, जो वाईकॉम 18 और स्टार स्पोर्ट्स ने लिए हैं। तो मतलब ये कौन से लोग हैं, करीब मोटे तौर पे अगर आप कहिए 55,000 करोड़ की बात हो रही है और 4 सीज़न है तो करीब 14,000 करोड़ रुपए एक सीज़न का केवल मीडिया राइट्स है। अच्छा, इसका जो प्राइज मनी है वो भी इंटरेस्टिंग है। जो टोटल प्राइज मनी है ऑफ आईपीएल वो 45 करोड़ रुपए है। मतलब फर्स्ट को, सेकंड को, रनर अप, चैंपियन, अब पर्पल कैप, ब्लू कैप, नीली कैप, हरी कैप, लाल कैप जो भी है वो केवल 45 करोड़ रुपए में टोटल है। और केवल मीडिया राइट्स करीब 14,000 करोड़ है। इसकी कंट्रोवर्सी शुरू से रही है। देखिए ये बिल्कुल, मतलब मैं इसके अगेंस्ट वाला हूँ आईपीएल के। उसके बहुत से कारण हैं। पहला कारण ये है कि उस समय जब आईपीएल का ये जब सीज़न चलता रहता है तो वो पूरा देश जो है उसी में पागल रहता है। अच्छे लोग, मेरे घर के मेरे बड़े भाई जिस समान है, मेरे ससुराल की तरफ के बड़े इंजीनियर हैं, मतलब बहुत नामचीन कंप्यूटर्स के इस देश में जो कंप्यूटर लाने वाले लोगों में कुछ इस तरह के लोग,
वो जो ये 2-2.5 महीना चलता है तो वो केवल इसी में रहते हैं, मतलब आज कौन जीता कौन हारा, वो सुबह गए शाम गए, नहीं अभी मैं जल्दी जाऊंगा, मैं जल्दी सो जाऊंगा, मैं सुबह उठना है रात में उठना है, क्या क्या केवल इसी में रहते हैं। एक व्यक्ति जो इस देश के लिए बहुत से प्रोडक्टिव काम कर सकता है, जो इस देश के नीति के लिए, इस देश के ग्रोथ के लिए बहुत काम कर सकता है, वो इस IPL के उसमें मेरे दफ्तर का मेरा जो सहायक है ऋषु जी को वो सुबह से शाम तक वो कान में लगा के कौन है कौन नहीं है, वो गुस्सा गरम नरम सब उनका रहता है, वो इसी में जी रहे हैं। और वो अपना, मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन जैसा मुझे अपने दफ्तर से पता लगता है, वो अपनी कुछ बेटिंग एटिंग भी लगाते रहते हैं कि ये सट्टा भी लगाते रहते हैं, ये जीता तो ये मिलेगा, ये जीता तो, ज़्यादातर हारते ही रहते हैं, मैंने उनको कभी जीतते हुए तो नहीं देखा, लेकिन पैसा लगाते रहते हैं। तो पूरे देश को इस IPL ने पागल कर दिया है। मैं ये भी जानना चाहता हूँ, आप भी जरा अगल बगल पूछिएगा कि आपके यहाँ सट्टे पट्टा लगाते, 100% लगता है, पूरे देश में ये सट्टा लग रहा है। और इसीलिए 2012 में इसकी आपको अगर याद हो स्पॉट फिक्सिंग की बात आई थी, फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक लोधा कमेटी की रिपोर्ट बनाई अगर आपको मैं सब याद दिलाऊं, जिसने चेन्नई सुपर किंग और राजस्थान रॉयल्स को 2 साल के लिए बैन किया था, सस्पेंड किया था कि बेईमानी होती है, कुछ ना कुछ हेराफेरी होती है। आपको याद है सुनंदा पुष्कर और शशि थरूर वाली जो कंट्रोवर्सी थी, मतलब ये सारी कंट्रोवर्सीज हैं। अब मेरे हिसाब से इसको बैन क्यों होना चाहिए? पहला बैन होने का पहला और प्रमुख कारण यह है कि जब आपके टोटल प्राइस मनी का, टोटल रेवेन्यू का केवल 18% प्लेयर्स को जाता है, तो बाकी आप करते क्या है पैसे का? जो एक मैं अभी उसको मैं निकाल नहीं पाया, मैं कहीं था, करीब 15-16% और इनके पास उसका हिसाब किताब है, 10-12% का, कि वो जो अलग अलग क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनको कुछ पैसा देते हैं, कुछ जहाँ जहाँ स्टेडियम होता है उनको कुछ पैसा देते हैं, लेकिन फिर भी इनके पास 70% पैसा कहाँ जाता है, हवा में जाता है, क्या जाता है, इसका कोई जवाब हिसाब किताब नहीं है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये एक अजीब बिजनेस और गंदा बिजनेस, जिस बिजनेस में शराब है, जिस बिजनेस में पैसा है, जिस बिजनेस में ड्रग्स हैं, ड्रग के लिए भी पकड़े गए थे हमारे बहुत से अभी के प्लेयर्स भी पकड़े गए थे। अब वो क्या किसी प्लेयर के बारे में समय बोले, मैं अभी वो नहीं, लेकिन मैं इसका खराब पक्ष दिखा रहा हूँ। चीयर गर्ल्स क्या करने आती हैं, क्या नहीं करने आती हैं, ये जैसा ओपन सीक्रेट विदेश से मंगाई जाती हैं वो लड़कियां जो चीयर गर्ल के रूप में वहां होती हैं। शाम को उनको पार्टी में जाना है और वो पार्टी रात भर चलती है। तो खैर, बेटिंग तो एक बड़ा खेल है ये। अब धीरे धीरे क्या हो गया कि अब धीरे धीरे ये पॉलिटिकल हो गया है, जैसे हमारे यहाँ सब चीज़ें पॉलिटिकल हो जाती हैं। तो विराट कोहली चूंकि रॉयल चैलेंज बेंगलुरु के लिए खेलते हैं और वो मोदी जी को पसंद नहीं है, तो मोदी जी सबको वो बोलते हैं, बधाई देते हैं और तुरंत उठा के कहते हैं, मतलब हर आदमी को देते हैं। उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को जीतने पर IPL अभी तक कोई फ़ोन नहीं किया, जो जब तक मैं आपका इलेक्ट कोई वो नहीं, ना कोई ट्वीट ना कुछ। मोदी जी को बुरा लग गया, क्योंकि सारे भक्तों के लिए, बीजेपी के लिए बेंगलुरु की टीम विपक्ष की टीम थी, वो इंडिया गठबंधन टाइप उनको लग रहा था। माँ कैसे और जीतेगी। हमारे दफ्तर में जो फिर वही मैंने कहा, वो जो सज्जन है वो अच्छे भक्त हैं, उनका मुंह लटका हुआ था। तो अच्छा, मैं देखता नहीं हूँ इसको, मुझे किसी टीम, मुझे 10 टीम के नाम भी नहीं मालूम है। मैं शुरू में 1 साल मैं भी इस नशे में रहा, लेकिन नशे से मैं जल्दी ही मुक्त हो गया। पहले एक सीज़न के नशे के बाद मेरा नशा उतर गया, समझ में आ गया कि ये नशा खराब है। तो अब मोदी जी भी उधर नहीं देखेंगे। अब सारे ट्रोल का ये गुस्सा, अरे भाई ये एक चूक, अब सारे ट्रोल का गुस्सा, कांग्रेस इस्तीफा तो उनका बस चले तो वो अभी मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी को तो खास करके इन लोगों को अभी जेल में डाल के कुछ ट्रायल वायल करके अगर हो तो फांसी में लटका दो। मतलब इससे कांग्रेस पार्टी का क्या लेना देना। अब वो कह रहे हैं कि नहीं बिल्कुल इस्तीफा दें और कर्नाटका सरकार है। अरे भैया, स्टैम्पीड हुआ, कर्नाटका सरकार ने माफ़ी मांगी, वो ठीक है। क्या इस तरह की बात कभी आपने, जब कुंभ का स्टैम्पीड हुआ था तो बोली थी? लाशें छुपाई गई थी, आज तक नहीं पता है कि क्या हुआ। आपने कभी मांगा इस तरह की बातें? देखिए 2+2, मैं इसको ये जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, जो हुआ बहुत गलत हुआ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। मैं तो IPL को सिरे से खारिज करता हूं। इसको आज की तारीख में इसको बंद कर देना चाहिए।
ये केवल देश में केवल और केवल ब्लैक मार्केटिंग, बेईमानी, चोरी, व्यभिचार, ये सारी चीज़ों को बढ़ावा देने की जगह बना हुआ है। हमारे प्रोडक्टिव लोग, जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छा काम कर सकते हैं, वो केवल इसी में डूबे हुए हैं। ये कोई आपको मतलब कमरे में, ये कोई आपको इससे नहीं हो रहा है कि क्रिकेटिंग को बहुत हो रहा है या स्पोर्ट्स में जो ओलंपिक में अपनी हाल है वो सबके सामने है। लेकिन इस चीज़ को पॉलिटिकल हो जो कर दिया गया है, तो उसको जरा हरदम याद रखिएगा कि जिस दिन पॉलिटिक्स अब खेल में घुस रही है तो ये कुछ राइवलरी जैसा हो रहा है और आईपीएल के लिए भी अब मुश्किल दिन आने वाले हैं। अब अंतिम बात, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या जजेस पर पोस्ट रिटायरमेंट के लालच पर लगाम लगा पाएंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस समय यूके के दौरे पे हैं, वहाँ राउंड टेबल यूके सुप्रीम कोर्ट में हो रही है। उसमें उन्होंने कल अपना एक वक्तव्य दिया। उन्होंने वहाँ जुडिशरी की इंडिपेंडेंस की महत्व के पे बात की। फिर उन्होंने जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट था 2015 का, उसको सुप्रीम कोर्ट ने जब उसको खारिज किया था, उसको जस्टिफाई किया और उसको बताया कि भाई इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी किसी भी डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी है, और उस एक्ट से एग्जीक्यूटिव को बहुत प्रोमिनेंस मिल रही थी। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने कही है, उन्होंने दो चीज़ें कही। उन्होंने एक तो वो कुछ भी कहने में शब्दों को तोल मोल नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो जज लोग इलेक्शन लड़ने लगते हैं, और बिल्कुल साफ था, कलकत्ता हाई कोर्ट के जज साहब को बीजेपी ने उनकी जजी गई, फिर बीजेपी के टिकट पर इलेक्शन लड़के वो पार्लियामेंट में, उसकी उन्होंने भर्त्सना की। और उन्होंने ये भी कहा कि जो पोस्ट रिटायरमेंट के बाद जो जजेस कहीं ना कहीं अपॉइंटमेंट लेते हैं, उससे भी लोगों के मन में डाउट पैदा होता है, संदेह होता है, और इसलिए वो ठीक नहीं है। अब अभी उनके पास 4-5 महीने हैं, तो क्या कोई ऐसा कानून का, क्या कोई ऐसा चीज़ ला सकते हैं कन्वेंशन, जिससे ये तय हो जाए कि पोस्ट रिटायरमेंट जज साहब लोग ये सब काम नहीं कर सकते हैं। उससे देश में एक तो ट्रांसपेरेंसी आएगी, और जो बहुत से निर्णय हैं जो केवल इसलिए कि 2 दिन बाद मैं रिटायर हो रहा हूं तो क्या करूंगा, उसके कंपल्शन में बहुत से निर्णय होते आए हैं जो साफ साफ दिखते हैं, उस पर भी शायद रोक लग जाए। थैंक्स सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।